गणपत दशहरे के मेले में अपनी चाट लगाता है। मटकी बेचने वाला उसका दोस्त हरिराम भी उसके साथ ही बैठा होता है। आइए आइए चाट खाइए, सबसे बढ़िया सबसे स्वादिष्ट चाट। आइए आइए और चटकारे लगाइए। अरे भैया ये चाट का जमाना नहीं है, ये तो चाउमीन का जमाना है। मटकी ले लो मटकी, ठंडे ठंडे पानी के लिए, मीठे मीठे पानी के लिए, असली मिट्टी के मटके। क्यों बेकार मेहनत कर रहे हो, ये जमाना मटकों का नहीं है। न जाने तुम लोग कुछ नया क्यों नहीं करना चाहते। गणपत बहुत उदास हो जाता है। हरिराम गणपत को उदास देखकर बोलता है, क्यों घर पर इस तरह मुंह लटकाकर बैठने से काम नहीं चलेगा। हम दोनों को अपने अपने परिवार चलाने हैं। चल क्यों ना इन लोगों के अनुसार हम कुछ नया सोचें। अरे भैया हम लोग गरीब लोग हैं, क्या नया सोचेंगे। कुछ नया करने के लिए लागत भी तो नहीं है अपने पास। अगर तुम कहो तो मेरे मटके और तुम्हारी चाट दोनों को मिलाकर कुछ नया बनाते हैं। मुझे 30% देना और 70% तुम रखना। नहीं यार, अब चाट से काम नहीं चलेगा। ये तो मैगी का जमाना है, मैगी का। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, क्यों ना हम मटका मैगी ही बनाए। अरे वाह, नाम तो बड़ा मजेदार लग रहा है। कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो फिर पक्का रहा, कल मेले में हमारी मटका मैगी बिकेगी। तो फिर पक्का रहा, हम दोनों की पार्टनरशिप पक्की। दोनों घर पहुंचते हैं और पैसे मिलाकर मैगी बनाने का सामान खरीद कर लाते हैं। अरे मुन्नी के पापा, तुम इतने उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? अरे भाग्यवान, कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे ठेले से तो इतनी चाट भी नहीं बिकी कि हमारी लागत ही निकल पाए। घर का खर्चा कैसे चलेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। हाँ हाँ, चाट खा ले, बहुत चाट बची है। नहीं माँ, मुझे मैगी खानी है, मैगी। भाग्यवान, उसे मैगी बनाकर दे दो। जो भी हो रहा है उसमें बच्चों की क्या गलती। सुलोचना, मैं तो मटका मैगी का ठेला लगाने की सोच रहा हूँ। हाँ जी, बात तो सही कहते हो। ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी और बच्चों को मैगी पसंद भी आएगी। अगले दिन से गणपत का मटका मैगी का ठेला लगना शुरू हो जाता है। आइए आइए, शहर में पहली बार सबसे नई स्वादिष्ट मटका मैगी, एक बार स्वाद तो देखें। असली मिट्टी की सौंधी सुगंध, उसमें मैगी की उड़ती तरंग। आइए आइए खाइए, एक बार मटका मैगी का लुत्फ उठाइए। मटका मैगी के नाम से गणपत के ठेले पर भीड़ लगने लगती है और देखते ही देखते मटके की पूरी मैगी बिक जाती है। गणपत बहुत खुश होता है और घर पहुंचता है। अरे सुलोचना, भगवान ने हमारी सुन ली। आज तो पूरी मैगी बिक गई। आज तो कुछ भी नहीं बचा है बर्तनों में। कहाँ है मेरी बेटी मुन्नी? ये उसी का दिया हुआ आइडिया है। लक्ष्मी है वो तो। देखते ही देखते गणपत मटका मैगी बहुत प्रसिद्ध हो जाती है। यहाँ तक कि शादी विवाह या छोटे मोटे फंक्शन में भी मटका मैगी के बिना लोगों को मजा ही नहीं आता था। हरिराम बुरी तरह से जल गया और सोचने लगा, ये तो बड़ा अन्याय है। इस गणपत को मैंने ही मटका मैगी बनाने के लिए मटका दिया, पर अब ये गांव का अनपढ़ लाखों कमा रहा है और मैं केवल 30%। अगर मेरी सब्जी की दुकान भी ना होती तो देखो मर जाता मैं। एक दिन उसके भरोसे अपना ठेला छोड़कर गणपत सामान लेने चला जाता है। भैया ये गणपत का ठेला है ना, जरा एक मटका मैगी देना। जलन से भरा हुआ हरिराम मैगी में चिली सॉस मिलाकर ग्राहक को दे देता है और कहता है, भैया आपको पसंद है तो खाइए, वरना इस मटका मैगी को खाकर तो लाखों लोग बीमार हो गए हैं। हरिराम हर एक ग्राहक से यही बोलता और उन्हें वापस लौटा देता या फिर मिर्ची डालकर मैगी उन्हें दे देता। गणपत वापस आ जाता है। लो गणपत, संभालो अपना ठेला। बहुत से ग्राहक तुम्हारी मैगी की बुराई करके गए हैं। मुझे तो लगता है तुम्हें व्यापार बदलना पड़ेगा। अरे छोड़ो भैया, मैं तो तुम्हारे लिए एक बढ़िया आइडिया लेकर आया हूँ। तुम मेरे ठेले के पास ही जूस का ठेला क्यों नहीं लगाते? जो लोग मैगी खाएंगे वो तुम्हारा जूस भी पियेंगे। बड़ा चालू है, जूस में मैगी जितना फायदा कहाँ होता है। मेरे सामने बुद्धिमान बन रहा है, इससे बढ़िया मजा दिखाऊंगा। सीधे सीधे गणपत को हरिराम की जलन समझ में नहीं आती। वो चुपचाप घर चला जाता है और गणपत का व्यापार धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अरे हरिराम भैया, ये मैगी का मसाला खत्म हो गया है। अगर आपके पास टाइम हो तो मैं 2 मिनट में मसाला लेकर आता हूँ। हाँ क्यों नहीं, जाओ जाओ, व्यापार तो तुम ही करते हो, हम तो खाली बैठे रहते हैं। गणपत के जाते ही मौका देखकर हरिराम गणपत के मैगी के मटके में जुलाब की गोलियां डाल देता है और तभी ग्राहक आते हैं। मटका मैगी वाले भैया, जरा एक मटका मैगी तो बनाना और 4 पैक कर देना। मेरे घर बेटे की बर्थडे पार्टी है, मुझे 50 प्लेट मटका मैगी चाहिए। तभी गणपत वापस आ जाता है।
क्यों नहीं, आप बस घर पहुँचिए, बस मैं आधे घंटे में आपका ऑर्डर पहुँचाता हूँ। अब पता चलेगा जब सबके पेट खराब होंगे ना, तो तुम्हारा मटका, तुम्हारा ठेला ही बंद हो जाएगा। हरिराम चुपचाप वहाँ से चला जाता है। कुछ ही देर में हरिराम का बेटा सुभाष वहाँ आता है। सुभाष बेटा, आज पार्टी मेरी तरफ से, काफी थक गया हूँ, आज मैं घर जाऊंगा, ये बची हुई मैगी पैक कर देता हूँ। गणपत मटके में बची मैगी हरिराम के परिवार के लिए पैक करके दे देता है। तभी वहाँ वो ग्राहक आ जाता है जो मैगी परिवार के लिए पैक करवा कर ले गया था, और उसके साथ पुलिस भी वहाँ आ जाती है। तुमने मैगी में क्या मिलाया था? मैगी को खाकर इनके बच्चों की तबीयत बुरी तरीके से खराब हो गई है, वो लगातार दस्त कर रहे हैं। न जाने क्या गलती हो गई है बाबू, ये तो मेरी रोजी रोटी है, भला मैं इसमें कुछ क्या मिलाऊंगा? मुझे कोई अपने ग्राहकों को खत्म थोड़ा ही करना है। इन सब बातों से काम नहीं चलेगा, जेल तो तुम्हें जाना ही होगा। हरिराम का नौकर और गणपत चाचा हरिराम बाबू ने मैगी में जुलाब की गोलियां मिलाई थी। नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया, वो तो बड़े ही भले आदमी हैं। जो भी हुआ होगा मेरी गलती से हुआ होगा, मैं जेल जाने को तैयार हूँ। गणपत पुलिस वाले के साथ स्टेशन जाता है, जहाँ उसे जेल में बंद कर दिया जाता है और उसके साथ मारपीट की जाती है। चाचा, अम्मा, दादी, सब लोग आओ, आज तुम्हारी पसंद की चीज लेकर आया हूँ, सब लोग मिलकर खाएंगे। गणपत चाचा ने जी भर के पास किया है। अरे बड़े दिल का आदमी है। सुभाष की माँ सबको मटका मैगी निकाल कर देती है। मैगी खाने के बाद सब आराम से बैठकर हंसी मजाक कर रहे होते हैं कि हरिराम भी वहाँ आ जाता है। अरे सुभाष की माँ, जल्दी से कुछ खाने को दो, भूख से दम निकला जा रहा है। सुभाष की माँ हरिराम को मैगी पकड़ा देती है और हरिराम जल्दी जल्दी मैगी खाने लगता है। तभी हरिराम की माँ जोर से चिल्लाती है, अरे दैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे मेरा पेट तो फटा जा रहा है। जल्दी से मुझे बाथरूम तक ले चलो रे। अरे अम्मा, पहले मुझे जाने दो, वरना कमरा ही गंदा हो जाएगा। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मैं रोक नहीं पाऊंगा। अरे भैया, कैसी बात कर रहे हैं? मेरी तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। पहले लैट्रिन नहीं जाऊंगी मैं। ये लोग अभी बातचीत कर रहे होते हैं कि सुभाष चिल्लाता हुआ बाथरूम में घुस जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। कुछ ही देर में हरिराम के पेट में भी उथल पुथल होने लगती है। अरे तुमने ऐसा सबको क्या खिला दिया कि सब लोग दरवाजे पर खड़े हैं? लैट्रिन के मारे मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। अरे आज तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। सुबह गणपत भैया ठेले से मैगी लेकर आया था, उसके सिवा हमने कुछ भी नहीं खाया। पत्नी की बात सुनकर हरिराम को पता चल जाता है कि ये सब उसी की करनी का फल है। हरिहर बाबू, आपने गणपत चाचा के मैगी में जुलाब की गोलियां मिलाई, ये जानते हुए भी उन्होंने पुलिस वाले को आपका नाम नहीं दिया। इस समय वो जेल में है, आपको शर्म नहीं आती? पुलिस स्टेशन जाकर हरिराम अपना अपराध कबूल कर लेता है और गणपत से कहता है, गणपत, तुम तो सचमुच बहुत बड़े दिल वाले हो। मुझे भरोसा हो गया कि जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे माफ कर दो, मैं कान पकड़ता हूँ। इस घटना के बाद गणपत और हरिराम की दोस्ती पक्की हो जाती है और गणपत की मटका मैगी शहर शहर में मशहूर हो जाती है। अचार ले लो, अचार। सास की तरह तीखा, ननद की तरह मसालेदार। एक बार खाकर देखो, बनाओ खाना लज्जतदार। अचार ले लो, अचार। अरे इंद्राणी, मेरा बेटा अमेरिका से आया है, पर तेरे पिछले साल के कटहल के अचार का स्वाद नहीं भूला। लो जी, कर लो बात। यूं ही भूल गए तो फिर इंद्राणी के अचार में मजा ही क्या। मैंने भी तो कटहल का अचार डाला है। मयंक से कहो मेरे हाथ का भी चक्कर देखे। अरे नाना गीता, ऐसी कोई बात ना है। मैंने तो खुद ही कटहल का अचार बनाया है, लेकिन ये मयंक है ना, उसे किसी के हाथ का अचार अच्छा ही नहीं लगता। दैया रे दैया, वाह रे हमरे मयंक भैया। अरे 1-2 दिन में अचार भिजवा दूंगी, कह देना उससे। इंद्राणी चाची के होते चटकारे लेने में कमी ना होगी। सुरभि की पड़ोसन गीता अपने पति से कहती है, अपनी बेटी के लिए मयंक का रिश्ता बहुत अच्छा है जी। जाना सुना लड़का है और कोई मांग भी नहीं। अरे मयंक कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में जनरल मैनेजर है। वो भला मध्य वर्गीय लड़की से शादी क्यों करेगा? अरे मोरी मैया, इसका मतलब तुमने अब तक अपनी पत्नी को समझा ही नहीं। इस मयंक को तो मैं अपना ही दामाद बनाऊंगी। हाँ। अगले दिन इंद्राणी अपनी बेटी स्मृति के हाथ अचार भिजवाती है।
स्मृति काफी खूबसूरत और पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की होती है। अरे ये तो बहुत सुंदर है, इसका पत्ता काटना होगा वरना रागनी का पत्ता ही कट जाएगा। अरे कहाँ जा रही हो? माँ ने अचार भिजवाया था काकी, वही देने जा रही हूँ। अच्छा ला ला, मैं दे दूंगी, मुझे दे दे। गीता अचार में बहुत सारी मिर्च और नमक मिला देती है, फिर बाहर आकर बोलती है, अरे ओ स्मृति, तू ही ले जा। अभी याद आया, मुझे तो थोड़ा काम है। ले ले जा। कोई बात नहीं काकी, मैं ही ले जाती हूँ। स्मृति सुरभि के घर पहुँचती है। सुरभि काकी, कहाँ हैं आप? माँ ने अचार भिजवाया है, कहाँ रख दूँ? अरे कौन है? अच्छा स्मृति, अरे मयंक स्टडी में बैठा होगा, उसके हाथ में अचार दे आ, वरना मेरा सर खा जाएगा। स्मृति स्टडी रूम के अंदर जाती है और दूसरी तरफ से मयंक बाहर आ रहा होता है। दोनों टकराते हैं और अचार का कुछ मसाला मयंक की शर्ट पर गिर जाता है। इस तरह घर में क्यों घुसी चली आ रही हो? मेरी पूरी शर्ट गंदी कर दी। अब मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सिर्फ ये कटहल का अचार देने आई थी। अब सॉरी। कटहल का अचार? जरा देखूं। ओह माय गॉड, ये तो बिल्कुल जहर है, जहर। क्या हो गया काकी को? इसे खाना असंभव है, वापस ले जाओ। अब हाँ, मैं माँ को बता दूंगी, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अब मयंक की नजर सहमी हुई स्मृति पर पड़ती है और वो उससे नजर नहीं हटा पाता। मैं स्मृति हूँ, आई एम वेरी सॉरी कि मेरी वजह से आपकी शर्ट गंदी हो गई। अरे नहीं आई एम सॉरी, एक्चुअली मैंने देखा नहीं, गलती मेरी है, मैं चलता हूँ। स्मृति की साड़ी का पल्लू मयंक के गले से छू जाता है। उसकी गंभीरता को देखकर मयंक उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। मयंक बेटा, चल तेरे लिए खाना परोस देती हूँ, अब अपना फेवरेट अचार भी खा लेना। हाँ? माँ, अचार बहुत ही तीखा है, मैं नहीं खा सकता। वैसे भी उसके मसालों से मेरी शर्ट बर्बाद हो गई। ये जरूर स्मृति की गलती होगी, इस लड़की को ना जाने कितना गुरूर है। ऐसा क्यों कह रही हो माँ, क्या हुआ? पूरे शरीर से अचार के मसाले की बदबू आती है, पर नखरे ऐसे हैं जैसे कोई राजकुमारी हो। लेकिन माँ, वो बहुत सुंदर है, वो किसी राजकुमारी से कम भी नहीं है। मयंक की बात सुनकर सुरभि को स्मृति से जलन होने लगती है। कहीं मयंक को स्मृति पसंद तो नहीं आ गई है? हे भगवान, क्या अचार वाली की बेटी मेरी बहू बनेगी अब? नाग पंचमी के मेले में मयंक मन बहलाने जाता है, जहाँ उसे स्मृति दिखाई देती है। चुपचाप वो उसकी ओर देखते हुए सोचने लगता है, इतनी प्यारी लड़की है, उसके चेहरे पर कितना भोलापन है, जरा सा छल कपट भी नजर नहीं आता। बात करके देखता हूँ। अरे आप देखिए, खूबसूरत लड़कियों को मेले में अकेले नहीं घूमना चाहिए। जी ऐसी बात नहीं है, वो तो बस यूं ही माँ के साथ आई हूँ। अरे तो आप मेला घूमने नहीं आई हैं? जी, वो आपको माँ के हाथ के बनाया अचार पसंद है ना, खासकर कटहल का अचार। जब अचार बनाने वाले के हाथ आपकी तरह मसालेदार होंगे तो अचार तो मजेदार बनेगा ही। मुझे अचार वाली भी पसंद है। आप वो माँ ने यहाँ पर अचार की दुकान लगाई है, आप आइए ना। कटहल के तो कई तरीके के अचार हैं, सूखा अचार, मसाले वाला अचार, खट्टा मीठा अचार, मेरा मतलब खट्टा मीठा अचार, कटहल का अचार। आओ आओ बाबूजी, तुम्हारे कदम बहुत शुभ हैं। मुझे अभी अभी अचार का बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। हाँ चाची, तुम्हारे घर तो लक्ष्मी जैसी बेटी है, लक्ष्मी तो आएगी ही। स्मृति पर अपना प्रभाव डालने के लिए मयंक कई तरह के अचार खरीद लेता है और कहता है, अरे चाची, तुम इतना स्वादिष्ट अचार बनाती हो, अमेरिका में मैं इनके बिना कैसे रहूँगा? अरे तो इसमें क्या बात है बिटवा, ब्याह कर लो, तुम्हारी दुल्हनिया को भी सिखा दूंगी, फिर खाते रहना अचार अमेरिका में। मयंक घर पहुंचता है और उसके हाथ में इतने सारे अचार देखकर सुरभि को अंदाजा हो जाता है कि दाल में कुछ काला है। वो कहती है, ये क्या, तू तो कटहल के सिवा कोई अचार खाता ही नहीं, फिर इतने अचार क्यों ले आया है? अरे माँ, मैं तो तुम्हारे लिए अचार वाली भी लाने वाला हूँ, तू बस हाँ कह दे। क्या बकवास कर रहा है, मैं समझी नहीं कुछ।
सुरभि घर के दरवाजे पर सर पकड़कर बैठ जाती है। गीता पूछती है, क्या हुआ भाभी जी, ऐसे क्यों बैठी हो? सब ठीक तो है ना? मेरा तो दिल घबराने लगता है तुम्हें उदास देखकर। अरे क्या बताऊं, जिसका डर था वही हुआ। मुझे तो लगता है मयंक का दिल उस अचार वाली की बेटी पर आ गया है। हाय राम, क्या कह रही हो भाभी जी? मैंने तो पहले ही कहा था मयंक का रिश्ता मेरी रागिनी से कर दो, नाक तो कटने से बच जाएगी कम से कम। सुरभि 2 दिनों के बाद मयंक से कहती है, बेटा मैं बूढ़ी हो गई हूँ अब, क्या भरोसा मेरी जिंदगी का अब। ऐसा मत बोल माँ, तेरे सिवा मेरा कोई भी नहीं है, तू तो मेरा भगवान है। अगर तू सच बोल रहा है तो फिर रागिनी से शादी कर ले बेटा। माँ तुम जानती हो ना मैं स्मृति से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन ये तो बता, रागिनी में ऐसी क्या कमी है? दूर क्या जाना माँ, बस इतना ही बता दो, क्या रागिनी स्मृति की तरह अचार बना सकती है? देख मयंक, अगर यही बात है तो रागिनी और स्मृति दोनों की अचार बनाने की प्रतियोगिता करवा देते हैं। हाँ, सुरभि और गीता अचार बनाने की प्रतियोगिता रखती हैं, जिसमें रागिनी और स्मृति दोनों ही भाग लेती हैं। देख गीता, अब तुझे ही संभलना होगा। अगर रागिनी की शादी मयंक से कराना चाहती है तो स्मृति को प्रतियोगिता जीतनी नहीं चाहिए। स्मृति बेटा, इधर आ जरा, अपना अचार तो टेस्ट करा। इसमें तो मिर्च बहुत कम है, नमक भी बढ़ाना होगा। चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरी मदद करने के लिए। बार बार ऐसा करके गीता स्मृति का अचार बिल्कुल खराब करवा देती है, जिसके कारण रागिनी प्रतियोगिता में जीत जाती है। लो, हो गया दूध का दूध, पानी का पानी। ये है अंगूठी और इसी समय रागिनी के हाथ में पहना दे बेटा। मयंक मजबूरी में रागिनी के हाथ में अंगूठी पहना देता है। माँ मैं 6 महीने के लिए शहर जा रहा हूँ, मुझे एक नए सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेनी है। अब तो तुम्हारी देखभाल के लिए रागिनी भी है, अपना ध्यान रखना। मयंक अपना बैग उठाकर घर से चला जाता है। मयंक के जाने के कुछ दिनों बाद इंद्राणी स्मृति के साथ सुरभि के घर के सामने से गुजरती है। क्यों इंद्राणी, आजकल अचार बेचने नहीं आती हो? अरे क्या बताऊं भाभी जी, मयंक लल्ला तो हमारे लिए बड़े ही शुभ हैं। उनके पैर रखते ही हमें 50 किलो अचार बनाने का ऑर्डर मिला है। 50 किलो? अरे अकेले भला इतना अचार कैसे बना पाएंगी आप? ना ना भाभी, तुम नहीं जानती, मैं तो बस अचार में मसाला मिलाती हूँ, पूरी नाप तोल तो वही करती है। तभी इंद्राणी का फोन बजने लगता है। हेलो, हाँ क्या कहा? आप दादी अम्मा अचार कंपनी से बोल रहे हैं? अच्छा, आपको हमारे कटहल का 40 किलो अचार चाहिए, वो भी 15 दिन के अंदर। इंद्राणी हाथ जोड़कर जल्दी जल्दी बाजार की तरफ जाने लगती है। तभी सुरभि का बदन कांपने लगता है और उसे तेज बुखार आ जाता है। अरे काकी, क्या हुआ आपको? आप तो कांप रही हैं। आपका शरीर तो तप रहा है, लगता है बहुत तेज बुखार है। आप मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ चलिए। नहीं बेटा, मेरी होने वाली बहू रागिनी पास ही रहती है, उसे बुला लूंगी, तुम बस मेरा फोन लगा दो। इंद्राणी फोन लगाकर सुरभि को दे देती है और उसे घर में ले जाती है। हेलो बेटा रागिनी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, शरीर कांप रहा है और तेज बुखार भी लगता है। मुझे डेंगू हो गया है। मयंक भी घर पर नहीं है, क्या तुम आ सकती हो अभी? रागिनी फोन काट कर अपनी माँ से कहती है, ये क्या माँ, मैं किसी की नौकरानी बनने नहीं जा सकती। तुम तो कहती थी मयंक से शादी करके मैं अमेरिका चली जाऊंगी और रानी की तरह राज करूंगी, और यहाँ देखो नौकरानी बन गई हूँ मैं। अरे तू चुप रह, मैं बात करती हूँ। हेलो, हाँ सुरभि बहन, रागिनी आने के लिए तैयार हो रही थी, अब कि अचानक ही उसका पैर फिसल गया। मेरी कमर में भी बहुत दर्द है, वरना मैं ही आ जाती। आपको किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी। मैंने तो तेरे साथ प्रतियोगिता में कितनी नाइंसाफी की, फिर भी तू मेरी सेवा करना चाहती है। मैं वो सब भूल चुकी हूँ चाची।
इंसानियत से बड़ा कुछ भी नहीं होता। नहीं नहीं, कितनी मेहनत करने के बाद अब तुम्हारे पास अचार के ऑर्डर आए हैं। तुम अपने ऑर्डर पूरे करो, जाओ। जब तक मयंक बाबू घर वापस नहीं आ जाते, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाएंगे हम। अरे हम पड़ोसी हैं, कोई दुश्मन थोड़ी हैं। स्मृति सुरभि की बहुत सेवा करती है, लेकिन रागिनी उसे एक भी दिन देखने नहीं आती। कुछ दिनों बाद घर के बाहर कार रुकती है। अरे कहाँ हो बहन? मुझे 10 लाख का चेक मिला है। अचार कंपनी की तरफ से बाजार में हमें एक बड़ा शोरूम दिया गया है। हमारी तो किस्मत ही बदल गई बहन। इंद्राणी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुमसे एक छोटी सी चीज मांगना चाहती हूँ। अपनी स्मृति को मेरी बहू बना दो बस। इंद्राणी को विश्वास नहीं होता। सुरभि उसे गले लगा कर कहती है, अरे मेरी अचार वाली, आज से तू समधन हुई। आज के बाद मेरे यहाँ आने वाले अचार सबसे ज्यादा चटपटे होने चाहिए, समझी? अरे अचार वाली सासू माँ, सब कुछ भूल जाना, पर मेरे कटहल का अचार पैक करना मत भूलना, क्योंकि कटहल के अचार नहीं तो मेरे जीवन में चटपटे स्वाद भरे हैं। और इसी तरह से सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। आ गए आप? आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक और शेयर भी कर देना, और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।